सो हेलो। अब वैसे तो मैं ऐसी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ नहीं, मगर अभी बनाना पड़ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक है। मेरी 10 दिन बाद एग्ज़ाम है एंड 7 दिन के गैप में मैं सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में एक सब्जेक्ट क्लियर करूँगा एंड बाकी के 3 दिन में रिवीजन। एंड जिस दिन कौन सी सब्जेक्ट है उसके एक दिन पहले मैं उसकी रिवीजन करूँगा। ओके, दैट्स इट। इंट्रो ख़त्म। अब चलो पढ़ते हैं। ओके आज हमारा चैप्टर है वेब। नया चैप्टर है, सो या हम इसे टेंशन नहीं लेंगे। इससे पहले मैं रिवीजन करना चाहता हूँ मेरी सॉरी मैं इससे पहले मैंने पढ़ा था टिश्यू, तो उसकी पूरी चैप्टर मैंने ऐसे इसकी नोट बना रखी। नोट तो दूसरी थी मगर रिवीजन के लिए। ओके, टिश्यू का ग्रुप। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। बस इतना दैट्स इट। टिश्यू, द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल और अनआइडेंटिकल सेल्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क एट अ टाइम। डन। यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। टिश्यू दो टाइप के, प्लांट एंड एनिमल। ओके, प्लांट टिश्यू आर दोज विच कंटेन्स प्लांट सेल एंड एनिमल टिश्यू आर दोज विच कंटेन एनिमल सेल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्लांट सेल के तो वैसे हैं बहुत सारे टाइप, लाइक एक मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्मेटिक का डेफिनेशन ये है कि पावर ऑफ मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू के पास पावर होती है सेल्फ डिवीज़न करने की, कि ये एक सेल 2 से 3 भाग में हो सकती है ना। ये एक पॉइंट है। एंड परमानेंट टिश्यू में पावर नहीं होती है सेल्फ डिवीज़न करने की, जितनी है उतनी ही रहेगी, सिंगल, ख़त्म, है ना। एंड ये मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होती हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, स्पेशल। सिंपल में आइडेंटिकल सेल्स होंगे, कॉम्प्लेक्स में अनआइडेंटिकल, एंड स्पेशल में स्पेशल फंक्शन के लिए वो सारे सेल्स होते हैं। एंड यहाँ पे एनिमल टिश्यू में जानने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी होगी मेरे हिसाब से, एक टेंडम और एक लिगामेंट। टेंडम वो होती है जो मसल टू बोन कनेक्ट कराती है, एंड लिगामेंट वो जो बोन टू बोन कनेक्ट कराती है। ओके, एंड ये हुआ, ये दूसरे पार्ट के, ये ब्लड के लिए है। अभी पहले ये देखते हैं, एक जाइलम एक फोलेम, ये दोनों भाई भाई ऐसे मान सकते हैं। जाइलम के आगे आती है एक्स, सो एक्स का नाम आते ही पानी आती है आँखों में, एंड विच डिफाइंस इट दैट इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। एंड ये नीचे से ऊपर जाता है, मिनरल्स और वाटर प्लांट में। जैसे प्लांट, ये एक प्लांट हुआ, आई डोंट नो इफ़ यू अंडरस्टैंड और नॉट। तो ये मिनरल्स और वाटर नीचे से ऊपर ले जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे फोलेम हुआ, तो फोलेम, सो यू कैन सी दैट पेरेंट्स, पी से पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हमें खाना देते हैं, सो फूड, ये फूड देती है, मगर ये नीचे से बहुत जगह पे डिवाइड करती है, कभी आड़े तेरे कहीं भी ले जाएगी। तो इतना बस समझना है मेरे हिसाब से, टिश्यू के लिए बस इतना है। ये 3 नोट्स हैं, इसका डेफिनेशन, एक इसके टाइप्स, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू किससे बनते हैं? प्लांट सेल से। एनिमल टिश्यू एनिमल सेल से। इसमें कितने टाइप्स है? मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक के पास पावर होती है सेल्फ डिवीज़न करने की, परमानेंट के पास पावर नहीं होती है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स होती हैं सिंपल, परमानेंट, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और ये सॉरी स्पेशल। एक सेकेंड, सॉरी आई गॉट एन मिस्टेक। तो ये परमानेंट टिश्यू के हैं, मेरिस्मेटिक की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें जानने के लिए। तो सिंपल में क्या है, आइडेंटिकल होते हैं सेल्स, एंड कॉम्प्लेक्स में अनआइडेंटिकल, स्पेशल में स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं सेल्स। एंड इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फोलेम। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम डाउन टू अप। फोलेम में फूड कैरी करता है, ऊपर से नीचे ले जाती है। तो या एंड आरबीसी एंड हेमोग्लोबिन के फंक्शन सेम होते हैं। तो ये हुआ लंग्स,
ये हुआ सेल। तो हाँ, इनके फंक्शंस में ये आती हैं कि इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल। ये ऑक्सीजन लंग्स से सेल तक ले जाती है और सेल्स से लंग्स तक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इट। टिश्यू में इतना तक ले ये ब्लड तक का था। एंड नेक्स्ट ये याद करनी पड़ेगी, हो सकती है वो MCQ में आ सकती है। सो स्पेलम, ब्लड बैंक, इसे स्पेलम को ब्लड बैंक कहते हैं। MCQ में आती है व्हाट इज़ नॉन एज स्पेलम, या जो भी हम लोग ब्लड बैंक लिख सकते हैं। ओके, स्पेलम। एंड एडिपोसाइट, ये फैट स्टोरेज करती है, ये फैट स्टोर करती है हमारे सेल में। एंड लार्जेस्ट सेल है न्यूरॉन। एंड ये लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन, यानी ये बहुत लंबा है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट सेल होती है ओवम। एंड स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। ओके, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, ये याद करनी पड़ेगी। ये आ सकती है न्यूक्लियस का, न्यूरॉन का, सॉरी, ये न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है। तो ऐसी कुछ टाइप की होती है कि बीच में न्यूक्लियस होगा, साइड साइड के अंदर यहाँ पे डेंड्राइटिस, एंड इसके जस्ट कनेक्ट कराने वाले डेंड्रॉन। एंड यहाँ से लेके यहाँ की पार्ट एक्सॉन, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की पार्ट साइटॉन। एंड ये आप एकदम कोना में आ जाएगा नर्व एंडिंग। एंड ये जो बीच बीच में से है ढक्कन सी, इसे बोल देंगे सेल ऑफ सिचुआन। ओके, दैट्स इट। टिश्यू के लिए बस इतना ही है। हाँ, सो एक बहुत ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम वेब। वेब दो प्रकार के होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव। ये एक तो पॉइंट समझ लें। एंड वेब का डेफिनेशन क्या है? The disturbance of medium in which energy is transformed from one part of medium to another part without actual movement of the particles of the medium. So मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मैं समझा भी। डिस्टर्बेंस, ओके, तो इसमें हम नोट बनाते हैं। ओके, आगे बोला है द डिस्टर्बेंस, यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है, the disturbance of medium in which energy, ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है इसके अंदर, इसमें एनर्जी स्टोर है, एनर्जी, ठीक है। द डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम इन विच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट of medium without actual movement of the particles of medium। यानी वेब वो है जो ऐसी डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में, यार सॉरी, ऐसी डिस्टर्बेंस है कोई मीडियम में जो एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, एंड बिना इसमें एक्चुअल कोई मूवमेंट के। तो यहाँ पे लिखते हैं no movements in the particles of medium, ठीक है। इन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम नो मूवमेंट्स है। एंड ये जो वेब है ये ट्रांसफ़र एनर्जी करती है, सॉरी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, वेब बस इतना है। तो मेरे को डेफिनेशन याद करने का नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं समझ गया। ये ओके, वेब वो है द डिस्टर्बेंस, एक सेकेंड ये लिख देना पड़ेगा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ यार। द डिस्टर्बेंस ऑफ medium, okay, the disturbance of medium in which energy is transferred from one point of medium to another point of medium without any actual movement in the particles of the medium। वही है ना,
the disturbance of medium in which energy is transferred from one part of medium to another part of medium without any actual movement of the particles of the medium. ठीक है, वेव हम लोग का क्लियर हो चुका है. इसे हम सर्कल लगा देंगे क्योंकि हमें इसे याद करना है. तो यहाँ पे हम इसे अंडरलाइन भी कर दें, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, तो और एनर्जी ट्रांसफ़र वन पार्ट टू अनदर एंड विदाउट मूवमेंट पार्टिकल्स. हो गया दैट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. बस हम इतना याद करें, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, एनर्जी ट्रांसफ़र वन पार्ट टू अनदर विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. दैट्स इट. हम इसे समझ चुके हैं, हमारा काम ख़त्म. वेव का हमें समझ गए, अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट इसकी दो टाइप्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे आ गया. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. द वेव विच कैन ट्रैवल इवन विदाउट मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसके एग्जांपल है लाइट. और लाइट को ही चाहिए नहीं, हमें क्या बोलते हैं, मीडियम. मीडियम यानी कि कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम समझ सकते हो. मीडियम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो बिना कोई मीडियम से ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है. द कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम हो गया, ठीक है. और मैकेनिकल वेव इसके जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि हम इतना हम जान ही सकते हैं. तो वेव विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, दैट्स इट. बस इतना ही है इसके लिए. जिसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो उसे ही हम मैकेनिकल वेव कह सकते हैं. एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया. तो मैग्नेटिक इसे हम याद करेंगे कैसे, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक से कुछ चलने वाला, एग्जांपल लाइट. ओके, एंड मैकेनिकल में क्या है, साउंड को ही चीज़ ही से आती है, जैसे कि डीजे या फिर कुछ भी हमारे से भी आ सकती है साउंड, मगर ऐसे याद करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव. ये मैकेनिकल वेव का टाइप है. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव. एंड द मैकेनिकल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. यानी कि कोई भी प्लेस से आवाज़ आ रही है, कहीं से भी वेव की आ रही है, तो वहीं पे ट्रैवल करेगा. यहाँ पे वाइब्रेट करेगा. अब इसे हम समझ सकते हैं कि द मैकेनिकल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यही है, दैट्स इट. सिंपल है इसमें कि जहाँ से मैकेनिकल वेव जहाँ से पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगी, जहाँ से वेव प्रोपगेशन हो रही है. सॉरी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. ओके, तो कुछ ओके, फिर से समझते हैं. मैकेनिकल वेव है जहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगी, कौन सी डायरेक्शन में, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में. ओके, यहाँ पे इसमें क्यों भागने चाहे, ठीक है. तो एक ये है, एनर्जी यहाँ से ट्रैवल कर रही है, मैकेनिकल वेव है, इसको ही चाहिए, ठीक है. तो ये वेव ट्रैवल कर रही है, तो वहाँ यहाँ से वेव प्रोपगेशन हो रहा है. वेव प्रोपगेशन, ओके, यहाँ पे वेव प्रोपगेशन हो रहा है, तो यहीं पे वाइब्रेट करेगा. इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है. ये वेव जा रही है, यहीं पे वाइब्रेट करते जाएगी. सो या द मैकेनिकल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ vibrates in the direction of wave propagation is called longitudinal wave in which particles of the medium vibrates हमें जानना होगा. ओके, transverse wave, the mechanical wave in which particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction of the wave propagation. ओके, ये
ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में जाता है, एंड ये इसके अपोजिट, बस बात ख़त्म। ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, ओके। द मैकेनिकल वेव इन विच particles of the medium vibrate perpendicularly in the direction of wave propagation, okay। तो वेवलेंथ इसका ये है सिंबल, इसे लैम्डा बोलते हैं, ओके। वेवलेंथ का डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ओके। वेवलेंथ क्रिस्ट एंड ट्रफ, क्रिस्ट मानी यानी कि ये ऊपर वाला जो मतलब हायर जा रहा है, एंड ट्रफ यानी कि नीचे वाला, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव इन दोनों का जो ले रहा है, ये बड़े से बड़े तक जाने का एंड ये छोटे से छोटे तक जाने का जितना लेंथ है उसे वेवलेंथ बोलेंगे डायरेक्टली। बट डेफिनेशनल में लिखने के लिए ये ऐसी चाहिए क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ओके। तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, हम ऐसे लिख सकते हैं। बस ये डायग्राम हमें याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम हमें याद रखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ये है, ओके। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ओके। Okay, maximum displacement of the particles of the medium from its mean position is called amplitude, ठीक है। ये जो हमारा मान लीजिए कहीं मीडियम से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आता है, जस्ट सीधा ये पूरा गया तो ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ से सीधा सीधा गया तो ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट मीन पोजीशन, यही है ना, okay। The maximum displacement of the particles of the medium from its mean position is called amplitude, okay। ये जितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, इसका जितना मतलब ये जितना इसने कवर करा है डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, बस। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ये डायग्राम याद कर लो, इसे पूरा यहाँ तक आ रहा है, इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, बस। इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, ये जो बीच में जा रहा है इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, एंड ये दोनों का डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा ऐसे था आई गेस, ऐसा था लैम्डा, ओके। टाइम पीरियड या जस्ट टाइम टेकन फ्रॉम वन वेव टू वन वेव, अच्छा। एक पूरी वेव फॉर्म करने के लिए एक पूरी वेव क्या हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वेव होगी, तो इसे मतलब हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। जितना टाइम लगा इसे पूरा कवर करने में, नहीं पूरा बनने में, उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, ओके। एक नोट है कि if frequency f is equal to n hertz, n is the number of wave are formed in 1 second, okay। तो n मतलब जितना सेकेंड्स, ये इसका टाइम पीरियड का क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट सेकेंड्स होगा, ओके। स्पीड ऑफ वेव, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द वेव, ओके। ये वेव को जितना टाइम लगा है पूरी कवर करने में, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस है, ये ध्यान देना होगा। द डिस्टेंस कवर बाय वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है, ओके। ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, द फेनोमेनन इन विच वेव रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, जिसमें वेव बैक होता है फ्रॉम द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड वेव, ओके। ये डायग्राम बहुत बढ़िया है, ठीक है। कोई ऐसे वेव इस पे आ रहा है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम मान सकते हैं, एक फिर से हम इसे इमेज बनाते हैं, ठीक है। पहले अभी इसमें समझ लो, उसके बाद इस फिर से इमेज बनाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऐसी कोई
ऐसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट वेव मान सकते हैं, या फिर कोई लाइट आ रही है, इस पे लाइट है, ये कोई शीशा है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यहाँ पे आई, इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस गई, सबको पता ही है लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और इसे रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे, ठीक है। एंड ये बीच पे हमेशा एक 90 डिग्री होगी, इन दोनों के कोई भी एंगल बनती है उसकी यहाँ पे एक 90 डिग्री पे एक दूसरी एंगल लेंगे, ये दो चीज़ों डिवाइड करेगी, ये इंसिडेंट, ये रे रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल होती है, जिसे बीच में से होती है वो नॉर्मल होती है, इसका नाम नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर से बनाएंगे डायग्राम, बस छोटी सी है, नॉट कॉम्प्लेक्स मच। ये हुई रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये सरफेस हुई जहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से कोई लाइट आती है मीडियम एंड यहाँ पे वापस पास करेगी, ऐसे, ठीक है। एंड इसके बीच में एक नॉर्मल बनेगी एंड ये एक 90 डिग्री फॉर्म करेगा, एंड यहाँ पे जो यहाँ पे इंसिडेंस, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, तो ये आर, ये आई, बस दैट्स इट, इसमें और कुछ है नहीं। इसे ही हम इसे होल इसे नाम देंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कूल। इंसिडेंट में इसका क्या बोलते हैं, ओके इसका डेफिनेशन क्या है, सॉरी, द वे फ्रॉम द सरफेस टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, द वे फ्रॉम द सोर्स टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव, यानी कोई सोर्स से यहाँ पे आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और ये वापस पास कर रही है, तो यप ये इंसिडेंट वेव हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव। द वेव रिबॉन्डेड, सॉरी इंसिडेंस वेव जो सोर्स से आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक आने वाली इसको इंसिडेंट वेव कहेंगे। मैं इंसिडेंस पढ़ रहा था, सॉरी, माई मिस्टेक। रिफ्लेक्टेड वेव, द वेव रिबॉन्डेड बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कोई अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पे कहीं भी रिफ्लेक्ट हो रही है आफ्टर इंसिडेंस वेव, तो इसे रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे। ऑफ कोर्स दैट्स इट, सिंपल, कुछ ही पूछी है, क्वेश्चन नहीं। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हमने अभी ये जो डायग्राम बनाया था इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव मीट टुगेदर इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंस। ये जो हमने डायग्राम बनाया था ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे 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 ऐसे, बस हो गया, यही है। इसे ही हमें बस डेफिनेशन के रूप में लिख देना है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, तुम टीचर मार्क नहीं काटेगा। एज अ मास्टर माइंड आई एम सेइंग, नॉर्मल, नॉर्मल होता क्या है, हाँ ओके, बेसिक यूज होने वाली नॉर्मल है दूसरी। द परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। द परपेंडिकुलर होता क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। द 90 डिग्री ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और सॉरी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये 90 डिग्री की है, यहाँ पे एंगल दिया है मैंने। द परपेंडिकुलर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हुई है इसे ही हम बोलेंगे नॉर्मल। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ सॉरी, ओके हम एक चीज़ भूल गए, ये जो यहाँ पे आई लिखी है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आर लिखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, बेसिक चीज़ थी, बेसिक। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट वेव इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस हो गया, खत्म। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये खतरनाक है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो तीनों होती हैं ये तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेगी, ये नहीं कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ, नहीं,
अब ये तुम समझ रहे हो। हाँ, सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या क्योंकि ये बीच में 90 डिग्री काट रही है, कभी भी आड़ी टेढ़ी नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे 40 डिग्री ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मान लो ये नॉर्मल है, यहाँ पे जो 45 डिग्री से आ रही है तो ये भी 45 ही डिग्री लेगी। दिस इज बेसिक थिंग। द एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, ओह कितनी जल्दी मैंने पढ़ा दिया, मेरे को ही याद हो रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। साउंड, ओके, आवाज़, वॉइस। इको, द रिफ्लेक्टेड साउंड हियर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड इको। इको जो कोई रूम में अगर तुम खाली खाली बैठे हो उसमें आवाज़ करोगे तो आवाज़ गूंजती है, उसे इको कहेंगे हम। तो द रिफ्लेक्टेड साउंड हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड इको। हाँ, कहीं भी हो सकती है, सिर्फ खाली जगह चाहिए नहीं। अगर तुम्हारी खुद की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है तो या इट्स कॉल्ड इको। ओके, कॉम्बिनेशन फॉर फॉर्म्स ऑन इको, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको, हमारे एग्जाम में आया था भाई, खतरनाक है। तो एक सोर्स ऑफ साउंड चाहिए, ऑफकोर्स सुनने के लिए तो कुछ चाहिए ना सुनने के लिए। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, तो अगर तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है तो यहाँ पे हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। A distance between observer and reflecting surface must be 16.5 meter or more than 16.5 मीटर। ओके, दैट्स इट। तीन ही सिस्टम थे, बस 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 बेसिक बेसिक। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ साउंड चाहिए एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। ओके, मैं द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 16.5 मीटर और मोर देन 16.5 मीटर। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड वेव, ऑडिबल वेव ये 20 हर्ट्ज होती है, हम इससे ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं। वी कैन, ओके, वी कैन हियर, ओके। सबसोनिक साउंड, इंफ्रा साउंड, ये 20 हर्ट्ज से कम होगी, मतलब लो, ये 20 हर्ट्ज से कम होगी। ये मैक्सिमम नहीं है, हम लोग 20 से 20,000 तक हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। एंड इंफ्रा साउंड होती है जो 20 से कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, हम नहीं सुन पाएंगे। एंड अल्ट्रासोनिक साउंड वो होगी जो 20,000 से ज़्यादा होगी, मतलब हम वो भी नहीं सुन पाएंगे, मतलब कान फट जाएगी। बेसिक अल्ट्रासाउंड यही होती है, सॉरी अल्ट्रासाउंड यही होगी जो 20,000 से, मतलब है ना, ज़्यादा होगी, और 20,000 से 20 से ज़्यादा होगी, और 20,000 से भी मतलब ज़्यादा होगी, बेसिक। ओके ओके। एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरे सिर्फ बोन को दिखाती है, ये डिफरेंस आती है। एंड अल्ट्रासाउंड मसल ऑर्गन्स दोनों को दिखाती हैं। ओके, पेनिट्रेटिंग पावर, अल्ट्रासाउंड यूजेस, ओके, अल्ट्रासाउंड यूजेस, ओके। इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स देखने के लिए ये काम आती है, ठीक है। इमेज ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन्ड, सॉफ्ट ऑर्गन्स भी, ओके। कैन फाइंड मूवमेंट ऑन इंटरनल ऑर्गन इन वीडियो फॉर्मेट। ओके, अल्ट्रासाउंड इज मोर सेफर देन एक्सरे। ओके ओके, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें, सॉरी चार, ये तीन चीज़ें अभी मान लें, ये चार चीज़ें, चलो चार चीज़ें, तो ये दोनों ये डिफरेंस में आ सकती है। डिफरेंस बिटवीन में आएगी, लाइक व्हाट डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे। तो अल्ट्रासाउंड में ये लिख सकते हैं कि इमेज ऑफ वी कैन ऑब्टेन इन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। एंड वहीं पे एक्सरे में वी कैन ओनली ऑब्टेन बोन्स, इमेज ऑफ बोन्स, ओके। एंड इसमें है तो इमेज ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑल्सो, तो यहाँ पे आएगी वही, मान लो ये दूसरा पॉइंट, ये भी इंटरनल ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट ऑर्गन्स दोनों आ सकती है इसमें, ओके, ठीक है। तो कैन फाइंड मूवमेंट ऑन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें वीडियो फॉर्मेट है तो वहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन ओनली गेट इमेज ऑफ बोन्स, वी कैन गेट इमेज ऑफ बोन्स ओनली। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कैन फाइंड मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन वीडियो फॉर्मेट, वहाँ पे इन इमेज फॉर्मेट, इन पिक्चर फॉर्मेट, बस। The ultrasound is more safer than X-ray. The X-ray is not more safe. Is not safer than ultrasound. ये बस लिख देना, काम खत्म, टीचर तुम्हें 1000 मार्क दे देगा। फैथोमीटर, डेप्थ ऑफ वाटर रिसोर्सेस, ये जानने के लिए
गिफ्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, अभी हम वाटर पे आ चुके हैं। नाइस, राइट। क्या प्रोग्रेस हो रही है हमारी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द phenomenon of light passing from one medium to another form is reflection of light. Rectilinear propagation, it travels in a straight line in a particular direction, okay. Incident ray, the light ray of the first medium is called incident ray. The light ray on the second medium is called reflected ray. ये उतनी ज़्यादा खास जरूरी हमने पीछे पढ़ रखी है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, point of incidence normal, okay. Point of incidence where the point of is on the sprinting surface of medium where the incident ray and reflected ray meet together is called point of incidence. यार पहले वाली है नॉर्मल द okay. Angle of reflection, the angle from between the form between the incident ray and reflected ray is called angle of incidence. Angle of incidence, okay. The optical rare medium and dense medium, the medium in which more speed of light is comparison into another medium is called optical rare medium, and the medium in which less speed of light is called ऑप्टिकल डेंस। अच्छा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो वो ऑप्टिकल हुआ, जिसमें कम है वो डेंस हुआ, ठीक। ओके, नाइस नाइस नाइस। पहले में हम ये नोटिस कर सकते हैं, पहली इमेज में हम ये नोटिस कर सकते हैं कि जो ये नॉर्मल के तरफ जो लाइट आ रही है, वेव आ रही है, वो थोड़ी नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल है, इसके तरफ बेंड हो रही है ना, क्योंकि ये वैक्यूम है, क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर पैक्ड है और इसकी स्पीड फास्टेस्ट होती है, ठीक है। फास्टेस्ट होती है क्योंकि ये वैक्यूम के अंदर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी इसके अंदर, ओके। ये और नॉर्मल की से थोड़ी बेंड हो रही है क्योंकि ये क्या वैक्यूम के अंदर नहीं है। बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे एक दिया है पॉइंट, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन, अरे यार कितनी बार लिखा है मैंने, ओके। एंगल ऑफ डेविएशन, ये थोड़ी पढ़नी आई गेस जरूरी है। द एंगल बाय विच लाइट रे डेविएट फ्रॉम इट इंसिडेंट पाथ इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब अपने जो लाइट रे जो डेविएट हो रही है कहीं भी अपनी इंसिडेंट पाथ हुआ ये जो यहाँ पे इसकी सीधा सीधा जो आ रही है यहाँ पे, ये हुआ इंसिडेंट पाथ। इसे हम लिख दे रहे हैं इंसिडेंट पाथ, ठीक है। इंसिडेंट पाथ से थोड़ी ये डेविएट हो रही है, यानी मुड़ रही है, तो इसे ही हम एंगल ऑफ डेविएशन कह देंगे, ठीक है। डेविएशन ऑफ लाइट, ये भी सारी बहुत ज़रूरी थी। VIBGYOR, ये सब कलर्स के नेम है। वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ओके। पहले ऑरेंज आएगी, उसके बाद रेड आएगी, ओके नाइस, ओके 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 ओके। ये यहाँ पे इन सब की रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजुअल, यूवी रे, एक्सरे, वाई रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो है वाइट लाइट, ये जो वाइट लाइट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। ये वाइट लाइट यहाँ से इस पे जा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यार, तो यहाँ पे वैसे जानी चाहिए, बट स्टिल ये खींच कहाँ से रही है, ज़्यादा पे विजिबल जगह पे, ठीक है, ओके। द phenomenon in which a white light spirit into its continuum color of light is called dispersion of light. Dispersion of light, okay. डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी क्या होता है, जहाँ पे एक अपनी वाइट लाइट होती है, एक नॉर्मल, वो खुद की स्पिरिट को कंटिन्यू
वो बहुत सारी कलर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। इट डिवाइड्स कलर ऑफ लाइट इज कॉल्ड इनटू इट्स कॉन्टिन्यूएंट कलर ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूशन mother. Okay, the phenomenon in which a white light is split into its continuing color of light is called dispersion of light. जिसमें एक वाइट लाइट खुद को ऐसी डिवाइड करेगी दूसरी कोई कलर पे, उसे ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कर देंगे। बस बात पता, मेरे से मत पूछो भाई इसके आगे प्लीज। Dispersion of light is occurred because of different color of light have different frequency and speeds. That's why they are deviate of different angle. अच्छा, dispersion of light is occurred because of different color of light have different frequency and speed. That's why they are deviate by different angles. ओहो, अब भी बढ़िया से समझा, तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ये ऑकर्ड इसलिए होती है क्योंकि इसके पास डिफरेंट कलर होती है। क्योंकि डिफरेंट कलर जब आती है, उस सब डिफरेंट कलर के पास अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है एंड अपनी अपनी स्पीड होती है। एंड रेड ये जो कलर है इसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि ये दूर तक दिखाई देती है, ठीक है। उसके तुम चीज़ देखे होंगे, ये ट्रैफिक लाइट में रेड या फिर कोई डेंजर साइन के लिए रेड यूज़ होने के कारण यही है। हर जगह साइंस है, वाह। ओके, तो फिर जिसके पास फ्रीक्वेंसी मतलब डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट स्पीड, that's why they deviate that's why they are deviate by different angles. इसीलिए सबके पास अपना अपना एंगल है। ओके, the band of different light wave both visible and invisible arranged in an order of frequency is called electromagnetic spectrum. मतलब हाँ, सारी लाइट वेव्स अपनी विजिबल या फिर इनविजिबल अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में, तो उसे ही हम ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो मैंने आर लिखा है, आई डोंट नो तुम्हें दिखेगा या नहीं, ये जो मैंने आर लिखा और वी लिखा है, तो यही कलर का है कॉम्बिनेशन। यह आर से लेके वी तक जा रही है। तो पहले रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेंट है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है ये आर के पास, एंड सबसे लीस्ट है ये वी यानी वायलेंट के पास। बीच में सारे कलर्स आते हैं। ओके, नाइस। नाउ इस मशरूम फंजाई किंगडम में आती है, और ये किंगडम वाली में मुझे पढ़ना पड़ेगा, सो मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊँगा। अभी ये बस इतना ही पढ़ना बाकी है थोड़ा। ओके, बस। हाँ, नाइस। हाँ, मशरूम सेल विथ सेल वॉल, इसके पास ये नॉन ग्रीन प्लांट में आती है, फिर भी इसके पास सेल वॉल है, क्योंकि ये वो क्या है वो सेल वॉल। तो हाँ, ये क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है मगर एनिमल सेल में नहीं। वेट अ मोमेंट, मेरे को एक काम है। Okay, back to the topic. So okay, मशरूम प्लांट सेल है, जो या इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये ग्रीन नहीं दिखती है ना। एंड हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी हेट्रोट्रॉफिक आई है। ओके, सेप्रोफाइटिक,
मतलब ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे को ही ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपनी इसकी खाना के लिए, ठीक है। द प्लांट विच डिपेंड ऑन डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, हाँ ये उसी को खाने के लिए उसी पर डिपेंडेंट है। तो ओके, ये डेड और उसी को सैप्रोफाइट कहते हैं। ओके, द प्रेजेंस ऑफ माइसेलियम, इसमें माइसेलियम प्रेजेंट होता है, आई डोंट नो व्हाट इज इट। ओके, थैलस बॉडी, थैलस बॉडी है, रूट है, स्टीम है, लीव्स है, अच्छा अच्छा ये सब डिफरेंशिएटेड है, तो सारे एक ही में मिक्स है। तुमने मशरूम को देख ही रखा होगा। ओके नाइस। ऑक्यूरेंस, ये मॉइस्ट और डंप एरिया में प्रेजेंट होता है डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, लाइक बैंक ऑफ रिवर्स या फिर पॉन्ड या फिर भैंसे के गोबर में। यू कैन, तुमने देखा होगा कहीं भी, अगर तुम्हें पता है तो, भैंसे के गोबर में, उसे डंप एरिया और मॉइस्ट एरिया। ओके, मॉर्फोलॉजी, इसे द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। गुड। तो ये पार्ट्स ऑफ मशरूम है, पाइलस, गिल्स, एनलस, एनलस, स्टाइप एंड माइसेलियम। ओके, स्पोरोफाइट, द प्लांट विच रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ओके, स्पोरोफाइट्स जो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स। ओके, एनाटोमी, यार कितना नंबर बोले, एनाटोमी स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ गिल्स। ओके 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 ओके, ये सब उतनी पॉइंट नहीं रखती है मेरे हिसाब से। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे दो पार्ट में बना रखी है, आई डोंट हैड पेज, उतनी मच मेरे पास पेज नहीं थे, बट स्टिल चलो। ये पहले तो ये शुरू होती है कुछ ऐसे डंप यार्ड से, दो हैं इसके पास। ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है क्योंकि इसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पे है। तो ये अभी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, अभी ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड यानी इसके पास दो हैप्लॉइड हैं, तो हैप्लॉइड जाके एक बनेगी डिप्लॉइड में। यहाँ पे देख रहे हो, ये डिप्लॉइड में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे हैप्लॉइड है, सो नहीं। ओके, गुड पॉइंट। नेक्स्ट, पहले तो यहाँ पे बाइन्यूक्लिएट बेसिडम, इसे बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट बेसिडम, N+N। और बाद बोथ हैप्लॉइड, मैंने बोला था ना, हैप्लॉइड न्यूक्लियर आर फ्यूज टुगेदर, दोनों फ्यूज होंगे और एक बनेंगी क्या, डिप्लॉइड। एंड इसे जाइगोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, 2N। जाइगोटिक न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस। मियोसिस ये हमें समझना होगा, मियोसिस मतलब होता क्या। द सेल डिवीजन इन विच वन सेल duplicates itself into 4 daughter cells and the number of chromosomes of daughter cells becomes half of that one present cell. समझे? मेयोसिस यानी कोई एक सेल इस खुद को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, 4 और सेल्स में डिवाइड करेगा। इसका जितना आधा क्रोमोसोम्स है एक में आएगा, इसका आधा एक में, इसका आधा एक में, इसका आधा एक में, क्रोमोसोम्स इसमें डिवाइड होंगे सब में। ये खुद को डुप्लीकेट करेगा दूसरे पॉइंट में, तो ये 4 हुआ। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डॉटर सेल्स बिकम्स हाफ ऑफ दैट वन पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल का जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, नहीं क्योंकि इसने डुप्लीकेट किया है तो डुप्लीकेट मत होता ही आता है। और माइटोसिस, ठीक है, द सेल डिवीजन इन विच वन डॉटर सेल। अब यहाँ तुम इसकी समझ ही सकते हो, इसका जस्ट उल्टा होगा कि इसमें मतलब हाँ एक पेरेंट सेल है यहाँ पे, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, मगर इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स इक्वल रहेंगे। वही माइटोसिस और मेयोसिस में फ़र्क होती है। माइटोसिस 2 करती है, मेयोसिस 4 करती है। वही इसमें 2 सेम होगी एंड इसी के अगर तुम आधा आधा कर दो ऑफ कोर्स मेयोसिस, बस इतना। और यहीं पे देख लो मेयोसिस अंडरगो आया, ठीक है, ये एक है तो मेयोसिस यानी इसमें 4 पॉइंट्स हो गए, तो यहाँ पे 4 कर दिया। ओके, एंड मेयोसिस के बाद इसे हम
मतलब ये और कोई शेप लेती है ऐसे पंजा जैसा, मगर 4 उंगली का है। ओके, स्ट्रिग्मा इसे बोलते हैं, स्ट्रिग्मा। एंड ईच स्ट्रिग्मा गेट 1 हैप्लॉइड। ये फिर से हैप्लॉइड में आया है, तो ये फिर से सबको एक एक मिलेगा स्ट्रिग्मा में। ओके, तो ये फिर ये जो ऐसा बन जाएगा, हर एक कुन्ना में एक एक मिल गया, हर एक पंजा में एक एक मिल गया हैप्लॉइड। तो हर एक क्रोमोसोम मिल गया, ठीक है। हैप्लॉइड में हर एक में एक क्रोमोसोम मिल गया स्टिग्मा में। इस बेसिडोस्पोर बोलेंगे, इसका नाम हो गया बेसिडोस्पोर। एंड ये फिर ऐसे ऐसे एक गोल गोल हो जाएगा। एंड तो तुमने देखा होगा मशरूम एक ही नहीं उगते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ एक सिंगल मशरूम नहीं आएगा, 3-4 एक ही साथ होंगे, वहीं पे 4 होंगे। ये देख सकते हैं, ये 2 प्लस होंगे, 2 निगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे, 2 निगेटिव होंगे। ओके, तो फिर इसमें से बस एक जस्ट 1 स्पोर, ठीक है। वो स्पोर 2 चीज़ में कैटेगरी है, 2 में बट जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्राइमरी माइसेलियम, दोनों एक प्राइमरी माइसेलियम है, तो दोनों का फिर से फ्यूज़न होगा, दोनों एक साथ मिलेंगे और ये बन जाएगा। पता नहीं ये क्या चीज़ है, पर अजीब है, पर हाँ बन जाएगा, कुछ तो बन जाएगा। इसे सेकेंडरी माइसेलियम कहेंगे। ये प्राइमरी से सेकेंडरी में हुआ, ये 2 है, ये प्राइमरी से सेकेंडरी में हुआ, ठीक है। तो ये बटम स्टेज, तो अब यहाँ से मेन शुरू हुआ है इसका। ये कुछ पहाड़ जैसे है, इसके ऊपर इसे वेल कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले लेयर को वेल कहते हैं। ओके, फिर यहाँ से ये यंग मशरूम बनेगा, 2 ऐसे ढेंगा है, यंग मशरूम बनेगा। और वहाँ से जो साइड के इसके जो वेल थे, ये वेल यहाँ पे आके एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर बन जाएगा हमारा वन एंड ओनली लेजेंडरी मशरूम। इसे हम काट के खा जाते हैं, ठीक है। मैं खुद सोचो, इतना बड़ा प्रोसेस है भाई, इतना बड़ा प्रोसेस है। एंड ये समझना उतना भी मुश्किल है नहीं, मगर जस्ट बीच बीच में पॉइंट याद करनी पड़ेगी और उनके नाम याद करना पड़ेगा। That's it. उतना बड़ा है नहीं, just you need a good teacher and which you got now. Yeah. Okay, हाँ, let's go. अब फिर से पढ़ते हैं माइटोसिस मेयोसिस। माइटोसिस होते हैं जो 2 में डिवाइड करते हैं, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेंगे, एक के पास, दोनों के पास सेम क्रोमोसोम होंगे। एंड वही मेयोसिस में 4 पॉइंट में होगा, इसमें आधा, एक में आधा, एक में आधा, एक में आधा, बस खत्म बाय क्रोमोसोम्स। ओके, एडवांटेज ऑफ मशरूम यह है क्या, फूड के रूप में भी आता है, मेडिसिन के रूप में भी आता है। एंड न्यूट्रिटिव, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, विटामिन क्या है, विटामिन 12 होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन होने के बाद भी विटामिन B2 प्रोवाइड करती है, जो कि सिर्फ एनिमल फूड में होती है और एक मशरूम में होती है। तो सोचो, जो एनिमल फूड में होके, एनिमल फूड में जो विटामिन मिलती है, वही विटामिन तुम्हें मशरूम खा के मिल सकती है, बस। ओके, ये विटामिन करते हैं कि है RBC इंक्रीज करती है, रेड ब्लड सेल, नर्वस सिस्टम अच्छी खासी करती है। ओके, हाई BP, फैट, कोलेस्ट्रॉल ये माइनस करती है। फैट मतलब फैट घटाने में मशरूम काम आती है। तो तुमने देखा होगा लोग सलाद में भी मशरूम खाते हैं। ओके, रेड मशरूम, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिजीज़, BP ये सब से क्योर करने के लिए रेड मशरूम खाते हैं लोग। नाइस, गुड। ओके, ये सब को समझाने के लिए। ओके, डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है, पॉइजनस होती है। ओके, इसमें फैटल होती है, जो कॉज ऑफ डेथ होती है बेसिकली। एक तुम समझ सकते हो, ऐसी प्रोटीन है जो तुम्हें मार सकती है, ऐसी प्रोटीन। नाइस, वोल्वा मशरूम खत्म। इवोल्यूशन, इट इज़ अ वेरी स्लो, प्रोग्रेसिव एंड इनजर्विलेसिव चेंज इन लाइफ विद टाइम, कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके सॉरी, अब हम इंसान की इवोल्यूशन चैप्टर में आ चुके हैं। इवोल्यूशन क्या है, द स्लो प्रोसेस, इसके मैंने लिख रखा था, बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने दो, अभी बेसिक हम समझते हैं, ठीक है। ओके, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इवोल्यूशन एंड
ये हमारी जो अर्थ की क्रिएशन स्टोरी के ऊपर है, ठीक है, कैसे क्रिएट हुआ था हमारे स्टोन, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ओके, chemology changes in chemical, inorganic compound, to organic compound, bioorganic, organic compound, simple life. okay. एक और चीज़ है, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होती है ना, इसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ एक्सेप्ट यही किया जाता है कि हाँ यही सच है, और बायोकेमिकल एवोल्यूशन ये झूठ है। जब ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, ज़्यादातर इसे एक्सेप्ट करते हैं। ओके, according to organic evolution, life arrived in the simplest form and gradually it gets accomplished to form different types of organism. अच्छा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यानी लाइफ एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आया था, एक नॉर्मल छोटी सी बच्ची वाली फॉर्म में आया था। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ये कॉम्प्लेक्स होते गए, अलग अलग पार्ट में होते गए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनते गया। किसी के पास 4 हाथ हैं, किसी के पास 18 हाथ हैं, किसी के पास 22 लाख हाथ हैं। भाई ये समझ सकते हो तुम, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बस यही है कि हाँ लाइफ आया था इस अर्थ पे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड वो टाइम टू टाइम कॉम्प्लेक्स होते गया। ठीक है, बस दैट्स इट। सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्रेजुअली एंड इट गेट कॉम्प्लेक्स द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये स्टडी फॉसिल्स जब स्टडी होती थी, पेलियोन्टोलॉजी में क्या होता है, फॉसिल्स में द इम्प्रेशन और रिमेंटेंस ऑफ लाइफ प्रेजेंट लॉन्ग अगो प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स का डेफिनेशन यही है, जो तुम देख सकते हो ना, हड्डी, तुम डायनासोर्स की हड्डियाँ तुम्हें मिलती है, उसे तुम फॉसिल्स कह सकते हो। ये जो पेट्रोल है वो भी फॉसिल्स है। वही ये जो बहुत पहले टाइम से कुछ ऐसी जो लाइफ प्रेजेंट थी, उसकी जो प्रमाण देने के लिए जो लॉन्ग बहुत टाइम पहले से कुछ चीज़ प्रिजर्व्ड है नेचुरली, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। क्योंकि उस टाइम पे इंसान थे नहीं कि जो प्रिजर्व करने जाएं, और इंसान थे भी तो उतना उनके पास दिमाग था नहीं जितना अभी मेरे पास है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स फॉर्म होने के लिए भी कुछ कंडीशंस चाहिए। ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ हार्ड स्ट्रक्चर। अगर हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है तो वो कहीं भी मतलब चिपक के या फिर पिचक के मर सकता है। ओके, डेड ऑर्गेनिज्म मस्ट बी कवर टू प्रिवेंट फ्रॉम इट्स डिस्ट्रक्शन। जो ऑर्गेनिज्म जो मर चुका है फॉसिल्स बनने के लिए, उसे किसी चीज़ से कवर होना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर को प्रिवेंट मतलब कवर रहने, कहीं डिस्ट्रक्शन से कहीं ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट लाइफ। ओके, फॉसिल्स यही इंफॉर्मेशन देंगे तुम्हें पास्ट लाइफ के बारे में। एंशियंट रॉक से पता क्या चला, सिंपल स्ट्रक्चर, लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। एंशियंट रॉक में से हमें पता यह चला कि जो पहले जो स्ट्रक्चर थे, उन सब के पहले जो क्रिएचर थे उनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल थी, बस 2 हाथ 2 पैर, बस हो गया ख़त्म, एक पेट एक मुंडी। आई नो, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बक रहा हूँ। ठीक है, ओके। लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत कम स्पीसीज थे बस। रिसेंट रॉक में यह पता चला है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुकी है एंड मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। और पहले के ज़माने में स्पीसीज बहुत ही कम थे, बहुत ही कम प्रकार के थे, और इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, एंड अभी रिसेंट रॉक में, अभी कुछ टाइम पहले ही के रॉक में स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती गई है और नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी है। वही ये प्रमाण देती है कि पहले हमारी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं थी, अब आके कॉम्प्लेक्स हुई है। पहले हम ऐसे नहीं थे, बस 2 हाथ थी और एक पूँछ थी और एक मुंडी थी, बस। द फॉसिल्स फाउंड इन एंशिएंट रॉक हैव सिंपल स्ट्रक्चर एंड लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। अगर कोई एग्ज़ाम में हमारे पूछी जाती है कि ये क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज की यही होती है कि मैंने फ्रॉम स्टडी ऑफ फॉसिल्स पेलियोन्टोलॉजी, हम ये जान सकते हैं कि द फॉसिल्स फाउंड इन एशियंट रॉक हैव सिंपल स्ट्रक्चर एंड लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एंड इन रिसेंट रॉक्स फॉसिल्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। बाय अबव फाइंडिंग्स we can conclude life obtained from simple to complex. Hey, what is this? Sorry, I got disturbed. Okay, ठीक है। तो in recent rocks fossils have complex structure and more numbers of species.
जैसे हमने कहा कि पहले एंशिएंट रॉक में स्पीसीज बहुत ही कम थे और उनकी जो वो कॉम्प्लेक्स नहीं थी, उनकी स्ट्रक्चर उतनी कॉम्प्लेक्स थी नहीं। अभी के टाइम पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, वही इस पे लिखा है मैंने लैंग्वेज में, ठीक है। तो बाई एबव फाइंडिंग्स वी कैन कंक्लूड लाइफ ऑर्गेनेटेड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड मैनी स्पीसीज केम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर ऑन। मैंने बहुत टाइम बाद ये बहुत सारी स्पीसीज आई है इस लाइफ में। सो इट सपोर्ट्स ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो यही एक एविडेंस है, हम मान सकते हैं। ओके, evidence from homologous organ, similar organ or origin, structure, difference, function. The organisms which are similar in structure or organism but have different in function is called homologous. Okay, the organs which are similar in structure or organ, यार ये छोड़ो ना, the organism which are simple in structure but different in function are called homologous. कुछ ऐसे ऑर्गेन्स, ठीक है, ऑर्गेन्स, मैं ऑर्गेन्स की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ऑर्गेन्स जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं मगर फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, उसे हम होमोलॉजियस कहेंगे। एंड एक होता है, हाँ होमोलॉजियस इसे बोलेंगे। नेक्स्ट एनालॉजियस वही होता है जो सिमिलर इन फंक्शन होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। तो होमोलॉजियस हम ये बस ये दोनों में डिफरेंस याद करना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। हाँ, द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन इज कॉल्ड होमोलॉजियस, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिफरेंट इन फंक्शंस but similar in structures, similar in structure, different in structure but similar in function, उसे हम एनालॉजियस बोलेंगे। ओके, बेसिक यही थी। ये हम देख सकते हैं कि जैसे ये हॉर्स की बोन हुई, ठीक है, उनके पैर की, हमारे हाथ या फिर पैर दोनों की, हाथ की ये हुई कि उनकी बोन यहाँ पे से मोटी है, हमारी उतनी मोटी है नहीं। उनकी फिर उसके बाद एक लेयर आती है, वो है, तो वो भी उनकी उतनी मोटी है, हमारी उतनी मोटी है नहीं। फिर उसके बाद ये बोन कनेक्ट करने के लिए कार्पोलस, ठीक है, तो हमारी में जस्ट छोटी मोटी हड्डियाँ होंगी उनके। फिर उनके बाद बहुत ही बेस मोटा होता है क्योंकि उन्हें दौड़ना पड़ता है, और हमारी ऐसी छोटी छोटी बोन्स कनेक्ट करती हैं, तो मेटाकोलैप्स एंड थेराटॉप्स। कंक्लूजन यही आती है, इवन द सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर लीड्स टू एवोल्यूशन। ओके, तो दिस सो दैट ये ऐसी बता दें कि जो स्ट्रक्चर जो सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत सिमिलर है कि नहीं, पर ये दोनों की फंक्शन अलग है। ये दोनों की सिमिलर स्ट्रक्चर है मगर फंक्शन अलग है, तो इसे हम होमोलॉजियस बोलेंगे, हैं। और अब वो छोटे हाँ, अब ये कंक्लूजन ये होती है, इवन इन द स्मॉलर सिंपलर structures are modified to perform different functions. Modification in structures leads to evolution. Analogous organ, similar function, different structure. ठीक है, okay. The organ which are different in structure and similar in function, but similar in function are called analogous. ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो H यानी homologous, ये similar in structure, सिमिलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट DF, और ए का यही है, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन। DSSF, SS, DF, DS, SF। मुझे पता नहीं मैं कैसे याद करूँगा मगर मैं याद जरूर करूँगा। ओके, तो ये एग्जांपल में ये है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। इंसेक्ट्स की विंग और बर्ड्स की विंग्स, दोनों विंग्स तो सेम ही होती हैं मगर दोनों की फंक्शन अलग है। जो इंसेक्ट की विंग्स है, इंसेक्ट की बॉडी छोटी होती है, इंसेक्ट की बॉडी छोटी होती है तो उन्हें ज़्यादा लोड उठाना पड़ता है, यानी सो ये छोटी मोटी काम में वो जल्दी जल्दी ये फ्लिप करते हैं अपने विंग्स को, है ना। बर्ड्स जो इंसेक्ट्स होती हैं वो अपनी विंग्स को जल्दी ऐसे फर पर आते हैं मगर बर्ड्स उतनी फास्ट कर नहीं पाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा बच्चों के साथ बिजी हो गया था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ओके नाइस, ठीक है।
तो जैसे हमने पढ़ा था एच होमोलॉजियस एंड एनालॉजियस, सॉरी, होमोलॉजियस यानी यही सेम इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शन, एंड एनालॉजियस वही डिफरेंट इन स्ट्रक्चर सिमिलर इन फंक्शन। बेसिक थी बस। एग्जाम्पल हमने ये देख रखा है, इंसेक्ट ऑफ विंग्स एंड बर्ड्स। ओके कूल, नाइस। एंड वही insect and birds, both of them are aerial, so they made wings to fly. They have wings to fly. Okay, so यहाँ पे मैंने made लिख रखा है तो have होगा। Birds modify its four limbs into wings, whereas insects form their wings by outdoor of their skin. मतलब मेरे को बहुत माफ कर दो यार, कोई बात नहीं, छुट्टी में। द above example gives the evidence that the organisms have similar habitat, having similar habitat has similar requirement, thus even they don't have similar structure, different structure can be modified. Similar structure, different structure can be modified to perform same function. It means it can lead to the evolution. अच्छा चलता हूँ तुम्हें याद रखना। Vestigial organ. Okay, the organ present in the individual but remains functionless is called a vestigial organ of individuals. अच्छा, वेस्टिलिजियन ऑर्गन्स वही है जो मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे बॉडी में है मगर वो कोई फंक्शन करता ही नहीं है, फंक्शनलेस है। लाइक द टेल बोन, मतलब तुम्हारी जो कमर के नीचे है, पिछवाड़े के ऊपर है, वो जो थोड़ी सी हड्डी होती है वो फंक्शनलेस है, उसी कोई फंक्शन है नहीं मगर स्टिल वो प्रेजेंट है, तो उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। एंड बट टाइम टू टाइम जाके मतलब रिवॉल्व हो जाएगी, हो सकता है डिसअपेयर हो जाए। द ऑर्गन प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल बट रिमेन्स फंक्शनलेस इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट यही है, मैंने जैसे बोला वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर एन इंडिविजुअल आर functional in lower organisms and there is a belief it will be disappear in future. अच्छा, मतलब ये दिखाता है, मतलब ये वेस्टिजियल ऑर्गन जब कोई ऑर्गन है तुम्हारे पास जो फंक्शनलेस है, लाइक जैसे मैंने बोला टेल बोन, तो वो ये दिखाता है कि पहले के टाइम में ये फंक्शन करता था यानी हमें ज़रूरी था जिसकी वजह से ये प्रेजेंट है। तो ये पहले फंक्शन करता था मगर अब फंक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, सो ये हो सकता है कि आगे जाके डिसअपेयर हो जाए। तो ये एक और दिखाता है हमारे पास कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का एक और एविडेंस टाइप हम लोग मान सकते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। राइट, मैंने बहुत कुछ निकाल दिया। एडाविज्म, द फेनोमेनन इन विच वेस्टिजियल ऑर्गन बिकम फंक्शनलेस सडनली इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एडाविज्म। एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी, structure of internal organs, heart in pieces, amphibia, right? Wow. ये उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, कुछ भी चीज़ है, लेट्स गो। Heart of heart of Pisces is of two chambered. These are one atrium and one ventricle. In the Pisces, oxygen and deoxygen blood are mixed together in atrium and mixed blood are supplied to different parts of the body. Amphibia and reptilia has three chambered heart. There are two anterior and one ventricles, whereas ventricles of reptilia is partially separated in the ventricles and apes. Oxygenated and deoxygenated blood remains separated in the atrium but mixed together in ventricles and supply mixed blood. Apes and mammals have four chambered heart where oxygenated and deoxygenated blood completely separated. Okay, but above examples, by above we can conclude that the structure change in heart is simply too complex
इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिजम्स टू हायर ऑर्गेनिजम्स, इट सपोर्ट्स ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। एक और एवोल्यूशन है, आई गेस इसे पढ़ना पड़ेगा। लाइक ये पाइसिस है, इसकी 2 चैम्बर होती है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स। इस यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती थी, ठीक है। इसके बाद आती है एम्फीबिलिया एंड एम्फीबिलिया, ठीक है। इन लोगों के पास 3 चैम्बर हार्ट है, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड यहाँ पे वेंट्रिकल में क्या मिक्स हो जाती थी। तो यहाँ पे ये क्या था, एट्रियम, यहाँ पे एक एट्रियम, और ये जो था पाइसेस, यहाँ पे एक में एट्रियम, एक था वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे एक 2 एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। वही सेम यहाँ पे रेप्टिलिया में है, एक दो एंट्रियम एंड एक वेंट्रिकल, ओके। एंड वही एप्स यानी हमारे प्रजाति की भी मान सकते हैं, तो हमारे पास 4 चेम्बर है, ठीक है। 2 एंट्रिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स एंड 2 एंट्रियम, ओके। वहीं पे क्या बोलते हैं, एप्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट वेयर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कम्प्लीटली सेपरेटेड। तो ये एक और है कि कैसे कॉम्प्लेक्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में इन लोगों का डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में ही तो चेंज हुआ है, ओके, नाइस, गुड। Example in support of Lamarckism: righty, lefty ventricle organs, webbed feet of birds. Okay, ये जो तुमने बतख देखा होगा, डक, ठीक है। बिकॉज ऑफ मोर बॉडी वेट दे आर फ्लाइटलेस, ठीक है। तो जैसे सारे बर्ड्स के होती कैसी हैं, एक 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 ऐसी हाथ होती हैं, सॉरी मैंने अच्छे डायग्राम नहीं बनाया, ओके। ऐसी कोई हाथ होती हैं उनकी, ठीक है, पैर ऐसी होती है, तो उनके पास उनकी बॉडी वेट कम होती है, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। ये बस रखने के लिए, सपोर्ट के लिए सिर्फ उनके पैर हैं। वहीं पे जो डक होती हैं उनकी वेट ओवर होती है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाते हैं, तो वो बस स्विम करते हैं, है ना, वो स्विम करते हैं। तो वो पहले के टाइम के ये स्नेक्स, यानी इसे स्नेक्स, ये छोड़ो इसी पे है, एक ही पॉइंट पे फोकस करो। तो ये बस अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रेडेटर उनकी खतरों से बचने के लिए, कोई जानवर आ रहा है उन्हें खाने, तो उनसे बचने के लिए ये करते क्या थे, पानी में जाते थे, और पानी में जाते जाते स्विम करते करते इनके पैरों में वेब्ड आ गई, जैसे चिपके होते हैं ना, जैसे 2 पार्ट में यहाँ पे से चिपके होंगे, चिपने के लिए कोई ये पतली होती है स्किन, तो वो हो गए उन्हें पानी में बचने के लिए, पानी में तैरने के लिए वो सपोर्ट करती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है सपोर्ट ऑफ लमार्किज्म के लिए। एंड दूसरी है अपेंडेजेस इन स्नेक्स, यानी उनके पैर बहुत ही छोटी होती है ना, ओके। नेक्स्ट, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, बड़े बड़े पैर में से ऐसे लीफ खाने के लिए, यानी पत्ते खाने के लिए वो अपने गर्दन को ऐसा लमड़ाते थे, बड़े बड़े करते थे, जिसके कारण उनके गर्दन और बड़े होते गए, गुड। क्रिटिसिज्म ऑफ लमार: ब्लैक स्मिथ, वेल डेवलप्ड मसल्स एंड ऑफ स्प्रिंग कांट गेट। ब्लैक स्मिथ वही होते हैं जो लोहा के काम करने वाले। तो जो बड़े बड़े उनके पूर्वज थे, तो वो ब्लैक स्मिथ थे, तो उनके मसल्स ऐसे खासे होते थे, मगर उनके जो न्यू आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनके अच्छे खासे मसल्स नहीं हो पा रहे हैं। तो वो एक क्रिटिसिज्म है, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, ओके। अमेरिकन लिजर्ड, सलामेंडर, येलो स्पॉट, येलो बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, मिल्टिनेशन, ये वाइस मैन, ये फालतू, एक ही से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ओके। एक और है, ओह माय गॉड, nature will control itself. Some theory of evolution is given by Charles Darwin. Evolution की जो theory है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। The book on the origin of species by mean of natural selection. Okay. Bible of Evolution 1959, 10,000 कॉपीज BCT, ओके। ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन हाई होती है, ओके, फूड की प्रोडक्शन भी हाई होगी, तो इन अर्थमेटिक रेशियो, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन हाई होगी, तो इन जियोमेट्रिकल इक्वेशन, हेरिडिटी,
द ट्रांसफर ऑफ हिडन और एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब ट्रांसफर ऑफ हिडन और एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर को एक जनरेशन से अलग जनरेशन तक पहुंचाने के लिए इसे हेरिडिटी कहते हैं। ये वेरिएशन, द चेंजेस और मॉडिफिकेशन बाय विच टू इंडिविजुअल्स इवन ऑफ द सेम स्पीसीज डिफर आर कॉल्ड वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन। ओके आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत पढ़ा हुआ है मैंने, 1 घंटे तक पढ़ लिया अभी तक। मैंने अभी टाइम में देखा तो या आई रियलाइज कि बहुत देर पढ़ा है मैंने। सो गुड फॉर मी, गुड फॉर माई एग्जाम। ओके दैट्स इट, विश मी लक, बाय बाय।